मैंने आपको ये बात कहनी थी कि एक बात याद रखें, ये देखें, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह से, ठीक है कि नहीं? और ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इस पे ना एक सॉलिड क्यूब है यूं नीचे, ये देखें, ये मतलब एक समझें कि एक इस तरह की चीज, सॉलिड क्यूब, वो यहां से स्लाइड करता हुआ नीचे आता है। और ये है जनाब एक बॉल बेरिंग, ये यहां से नीचे कर आ रही है। इन दोनों की जो नीचे आना है, इन दोनों का जो नीचे आना है, इन दोनों का जो नीचे आना है, मसलन ये है जनाब एक क्यूब और ये है एक बॉल बेरिंग। इन दोनों के नीचे आने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं? जो क्यूब है, जो चीज इस तरह से नीचे गिर रही है, ये देखिए, जो चीज इस तरह करके नीचे आ रही है, यूं करते करते नीचे आ रही है, इसके लिए कहते हैं, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, टम्बलिंग, इस्तेमाल करते हैं स्लाइडिंग। इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं? स्लाइडिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बॉल बेरिंग नीचे आ रही है, ये चीज नीचे आ रही है, यूं करके रोल डाउन करते हुए नीचे आ रही है, यूं करते हुए, इसे कहते हैं रोलिंग। अच्छा, इसको कहते हैं स्लाइडिंग और इसको कहते हैं रोलिंग। बेटा जब रोलिंग हो, कोई चीज रोल करके नीचे आती है ना, तो आप ये बात नहीं कहते कि मैं यहाँ ऑयलिंग करूंगा, मैं यहाँ पर ग्रीस लगाऊंगा ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो। बेटा जहां जहां रोलिंग इन्वॉल्व होती है, आप ये तो कह सकते हैं कि आई विल ट्रीट द सरफेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन सो दैट इट डज नॉट हैव एनी इम्परफेक्शंस। लेकिन इसमें आप ये नहीं कभी कहते कि ये ऑयलिंग करूंगा मैं इसे, ये काम नहीं, ये बात नहीं आप कहते होते। और जब एक क्यूब ऐसे नीचे आ रहा है स्लाइड करते हुए, स्किड करते हुए, क्या करते हुए? स्लाइड करते हुए, स्किड करते हुए जब नीचे आ रहा हो, तो तब आप कह सकते हैं कि हाँ जी, मैं आई विल लाइक टू पुट सम ग्रीस ऑन द सरफेस, आई विल लाइक टू डू सम ऑयलिंग ऑन इट। ये चीज आप जहन में रख लें, अपने जहन में नशीन कर लें। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, जो चीज मैं बार बार दोबारा दोहरा रहा हूं दोबारा, कि मैंने जो आपको पेपर 1 है, जो मैं पेपर 1 ही क्वेश्चन 1 जो करा रहा हूं, प्लानिंग एक्सपेरिमेंट, वो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन 1 है वो मैं आपको एक तरतीब से करा रहा हूं। तरतीब से मुराद ये क्या है कि सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं जो सिर्फ मैकेनिक्स के, जिसमें स्वाय मैकेनिक्स के कुछ नहीं है, जिसमें स्वाय, अभी जो मैंने आपको चारों प्रैक्टिकल्स दिए हैं वो सारे के सारे मैकेनिक्स से रिलेटेड, ठीक है कि नहीं? टर्मिनल वेलोसिटी थी इसके, और वो और चीजें थी, प्रोजेक्टाइल पाथ था। तो मैंने आपको जो 5 क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे के सारे, आज एक 5वां और दे दूंगा, तो वो सारे के सारे मैकेनिक्स के क्वेश्चंस। बेटा मैंने ना जो पेपर 1 के यानी क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस हैं उनको टॉपिक्स में तकसीम किया है। एक है जी लाइट के एक्सपेरिमेंट्स, लाइट से रिलेटेड तकरीबन 10 के करीब या 12 के करीब प्रैक्टिकल्स आए हुए हैं। तो वो मैं आपको लाइट के सेपरेट एक लेक्चर दूंगा पहले, कि लाइट से रिलेटेड बातें क्या होती हैं, फिर वो क्वेश्चंस लॉन्च होना शुरू होंगे। उसके बाद मैंने तकसीम किया हुआ है साउंड से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स, कि जितने भी एक्सपेरिमेंट साउंड से रिलेटेड हैं, मसलन साउंड के एक्सपेरिमेंट 1998 वगैरह में बहुत ज्यादा आए, उस वक्त बहुत ज्यादा आए, और फिर अब उनका पिछले 10 सालों में एक आध क्वेश्चन ही आया है। तो वो आपको अलहदा से उसकी एक शुरू हो जाएगा सिलसिला जब वो हम करेंगे। फिर इसके बाद मैंने तकसीम किया हुआ है मैग्नेटिज्म, तो फिर मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस आ जाएंगे। मैग्नेटिज्म के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, इतने ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं, तो उस पर उसका एक सेपरेट लेक्चर होगा। और मेरा दिल है कि मैं जब आपको मैग्नेटिज्म करा रहा हूं तो उस वक्त आप थ्योरी पेपर में भी मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, तो उसी वक्त अच्छा है, मजा है कि उसके क्वेश्चंस उसी वक्त उस वक्त साथ साथ किए जाएं। मसलन पेपर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 में एक ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन भी है, बल्कि ट्रांसफार्मर के 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मेरा दिल है कि जब आप वो थ्योरी में ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो तो उसके साथ ही आप पेपर 5 में ट्रांसफार्मर करें, तो बात का मजा है। ऐसे बात का मजा कोई नहीं। तो इंशाल्लाह ताला वो उस वक्त लैंड हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता
क्योंकि आप साउंड से रिलेटेड या लाइट से रिलेटेड अभी कोई चैप्टर आप नहीं पढ़ेंगे आगे जाकर, तो ये इनके जनाब आपके आना शुरू हो जाएंगे। क्या कहते हैं, आप इसे कह लें कि ये चीजें अभी फौरन शुरू हो जाएंगी। मैकेनिक्स खत्म होगी, उसके फौरन बाद साउंड के एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएंगे और फिर लाइट के एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएंगे। क्योंकि साउंड से रिलेटेड डायरेक्ट तो पेपर 4 में कोई क्वेश्चन नहीं आना, थ्योरी कोई चैप्टर नहीं है तो वो नहीं हो, लेकिन अलबत्ता मैं मैग्नेटिज्म से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो सारे मैं रोक लूंगा और वो मैं उस वक्त लैंड करवाऊंगा, उस वक्त एकदम इकट्ठे लेकर आऊंगा जब हम आप थ्योरी में मैग्नेटिज्म पढ़ रहे होंगे, और उसी वक्त उनके करने का मजा भी है और उनकी समझ का लेवल आपका कुछ और होगा। इसी तरह से जो कैपेसिटर से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चंस, वो जब आप चैप्टर थ्योरी में चैप्टर 5 कैपेसिटर का पढ़ेंगे तो उसके साथ ही मैं वो पेपर 5 के जो कैपेसिटर से रिलेटेड चार्जिंग डिस्चार्जिंग के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स आए हुए हैं, इवन या क्वेश्चन 2 की शक्ल में या क्वेश्चन 1 की शक्ल में, वो मैं आपको करा दूंगा। तो अभी ये है कि अब तक जो मैंने आपको 4 प्रैक्टिकल्स कराए थे पेपर 1 के, मैंने उनके साथ आपको एक्सप्लेनेशन दी थी सारों की, और आपसे वो क्या कहते हैं, इसलिए आपने वो कर लिए, ठीक है कि नहीं। और आपने अच्छे किए, इतने अच्छे किए कि आपने 15 से टोटल मार्क्स ज्यादा ले लिए, 16 आउट ऑफ 15, 17 आउट ऑफ 15 ले लिए, 18 आउट ऑफ 15 ले लिए, और एट टाइम्स आप 20 तक भी पहुंचे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह है कि अब हम आगे सुनते चले जाएं कि अब हम शुरू कर रहे हैं। उसके बाद मैंने पेपर क्वेश्चन 2, एक पूरा पेपर क्वेश्चन 2 कराया था आपको और उसकी कैलकुलेशंस कराई थी। आज भी जो मेरा टॉपिक है वो पेपर 2 से रिलेटेड है। अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि बेटा इस तरह नहीं होगा कि मैं आपको क्वेश्चन 2 होमवर्क में दे दूं, आप करके सबमिट कराएं और मैं चेक कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन 2 में चूंकि ग्राफ इन्वॉल्व है, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, तो मैं क्वेश्चन 2 जो 5 क्वेश्चन 2 अभी आपको दूंगा और जिनको मैंने चेक करना है और जिनको मार्क करना है और जो आपके रिकॉर्ड में जाएंगे, और अगर आपने ना किए हुए तो आपके घर फोन होंगे, वो सारे पहले मैं खुद करूंगा। खुद करके मैं उसका सोल्यूशन आपको सेंड करूंगा। आप क्वेश्चन 2 खुद करेंगे, मेरे साथ उसे कंपेयर करेंगे, मेरी रीडिंग्स के साथ अपनी रीडिंग को कंपेयर करके खुद उसे सेल्फ करेक्ट करके मुझे सेंड करेंगे। मैं आपके क्वेश्चन 2 को उतनी थॉरली मैं नहीं करूंगा कि जी आप, मैं एक एक चीज आपकी कैलकुलेशन चेक कर रहा हूं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हैं। तो मैं आपको अपनी कैलकुलेशंस दे रहा हूं। अब मसलन मिसाल के तौर पे आज का देखें क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, वो जरा देखें, जरा अभी आपके सामने आ रहा है, ये देखें। आज का जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, ये वाला। इस पे जो निशान पड़े हुए हैं वो मार्कर के थोड़े निशान हैं। अब देख लें ये है कौन सा। ये जनाब नवंबर 2014 का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? नवंबर 2014 का क्वेश्चन है। और इसमें क्या है, एक सिलेंडर रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, एक इनकलाब बोर्ड के ऊपर से एक सिलेंडर रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, और लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नीचे चले आप। अब ये देखें, इसके मैं अपने सारे आंसर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने ये ग्राफ इसका खुद भी बनाया है। अच्छा, क्योंकि मैंने जाहिर है उसको थोड़ा प्रोजेक्ट करना था, मैंने ये आपको आज व्हाट्सएप पे इसका सोल्यूशन अब मेरे हाथ का हल हुआ हुआ भेज दिया। आप जब ये क्वेश्चन प्रिंट आउट लेकर ये पेपर करेंगे तो आपने, अच्छा वैसे आपको पता है ये क्वेश्चन आपने पेंसिल से हल करना होता है। अगर आप पेंसिल से हल करें तो फिर इस तरह का हल करें कि जब आप उसकी तस्वीर खींचे तो मुझे बड़ा क्लियरली नजर आए। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना वो मुझे जो सोल्यूशन भेजते हैं, मुझे उसको पढ़ने में बड़ी मुसीबत होती है, बहुत मैं तकलीफ से गुजरता हूं। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह का अपना सोल्यूशन भेजते हैं। तो आपने इसको पेंसिल से, अगर आप देखते हैं कि पेंसिल का इमेज ठीक नहीं आ रहा, तो फिर आप इसको कोशिश करें पेन से ही करने की। इवन ग्राफ भी पेन से ही बनाएं, क्योंकि जाहिर है वो जब आप उसको कैम्स उससे तस्वीर खींच के मुझे भेजेंगे तो मैंने वो देखना है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपने पूरा करना है, अपने आंसर मेरे आंसर से कंपेयर करने हैं। करने के बाद सारे आंसर्स को और मार्किंग स्कीम से देख लेना है कि इस रेंज में आंसर आने चाहिए। उसके बाद आपने आगे चलना है, और मुझे आपका पूरा कंप्लीटेड पोर्शन चाहिए विद द करेक्ट ग्राफ। अगर ग्राफ गलत बना हुआ है, आपकी ग्रेडियंट वो नहीं आ रही
जो मेरी आ रही है या मेरे से बहुत दूर आ रही है, काइंडली दोबारा बनाएं। बहुत ज्यादा मुसीबत हो रही है तो फिर मुझसे आप इन सेपरेट पूछ सकते हैं कि सर मुझे जरा 10 मिनट की जूम क्लास दे दें या 10 मिनट का थोड़ा टाइम दे दें, मैंने आपसे कुछ बातें पूछनी है, तो वो मैं आपको दे दूंगा। आगे चलें जरा जरा इस क्वेश्चन को। इसमें ये देखें, इसमें उन्होंने कहा जी कि अ ग्राफ इज प्लॉटेड प्लॉटेड v स्क्वायर ऑन y एक्सिस एंड h ऑन x एक्सिस। ठीक है, h हाइट है और v स्क्वायर जो है वो स्क्वायर ऑफ द फाइनल वेलोसिटी है। इसमें z जो है वो कोई कांस्टेंट है, गालिबन ये मास से ही इसका तल्लक है z का। और जिस तरह आपको पता है mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर जो होता है, उसी से रिलेटेड इसके मामलात हैं। अच्छा ये देखें, आप इसको आपने नीचे देख लिया, ये आपको ग्रेडियंट से मैंने इसको कंपेयर कर लिया। अच्छा, जब मैं इसको कर रहा था ना, आगे जाकर मुझे पता चला कि जनाब आगे पेपर में इसी क्वेश्चन के एंड में एक एम इस्तेमाल हुआ है, छोटा एम मास के लिए। तो अब तो हम तो एम इस्तेमाल करते हैं ग्रेडियंट के लिए। तो फिर मैंने क्या किया, तो मैंने ये किया कि मैंने इसके जो पीछे जो वर्किंग की हुई थी, मैंने उसमें सारों में ग्रेडियंट के लिए जो सिंबल यूज किया उसके साथ M1 कर दिया। ग्रेडियंट के लिए जो सिंबल यूज किया उसके लिए क्या किया जी, M1 कर दिया। तो अब आप ये चीज देखें, अब इसके साथ यहां पर आप M1 इसको कह दें। ये M1 से मैंने इसको अच्छा जी, अब ये देखें, ये मैंने फिर Z का नाम, मैंने ना ग्रेडियंट का नाम M1 रख दिया। ये देखें यहां पर आकर ये कर्सर आपके सामने आ रहा है, वहां मैंने लिखा नहीं था, लेकिन फिर मैंने ग्रेडियंट को M1 इसलिए कह दिया कि आगे इसी क्वेश्चन में ग्रेडियंट मास के लिए भी छोटा m इस्तेमाल हुआ होता, तो मैंने ग्रेडियंट को फिर M1 से डिनोट कर दिया। अब आगे आए जरा, क्या कहते हैं, इस अगले पेज पर आ जाए। ये जनाब आपके सामने मैंने खुद कैलकुलेशंस की हुई हैं, आप भी ये कैलकुलेशंस करेंगे और उसके बाद आप अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स के साथ कंपेयर करेंगे। आप अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो अब आप देखें, मैं सबसे पहले आपके सामने एक कैलकुलेशन पूरी करता हूं, तो वो देख लेते हैं। एक मिनट ठहरें जी। वेलोसिटी किसके बराबर है, 1.40 प्लस माइनस 0.05 जी। अच्छा ये देखें, ये वेलोसिटी की वैल्यू है 1.4, बल्कि मैं इसको थोड़ा साफ करके बड़ा सजा देता हूं जी। वेलोसिटी किसके बराबर है, 1.40 प्लस माइनस 0.05। और मुझे कहा क्या गया जी कि आप v स्क्वायर निकालें अलॉन्ग विद द एरर, v स्क्वायर निकालें अलॉन्ग विद द एरर। तो कैसे निकालूंगा, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं v स्क्वायर निकालने के। सबसे पहले तो यह कि 1.40 स्क्वायर को जब आप स्क्वायर करते हैं तो बनता क्या है, 1.40 को स्क्वायर करने से बनता है 1.96। तो वी स्क्वायर की, इसको मैं छोटा एन यहां लगा देता हूं, छोटे एन से मुराद है नॉर्मल वैल्यू, यानी जो इसकी प्रॉपर वैल्यू, जो इसकी प्रॉपर क्या है वैल्यू है 1.96। ठीक है कि नहीं। अब क्या करूं, अब आप इधर जरा नोट करें, 0.05 आप इसमें ऐड करें तो 1.45 बनता है, 0.05 इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो 1.35 बनता है। तो ये है जी V लार्जेस्ट, इसके साथ मैं लिखता हूं VL, छोटा सा L लिखा हुआ है, VL से मुराद है V लार्जेस्ट, और ये क्या है V स्मॉलेस्ट, छोटा सा S है। यानी मैं तीन चीजें यूज करूंगा, VN से मुराद है V नॉर्मल, VL V लार्जेस्ट यानी वेलोसिटी की लार्जेस्ट वैल्यू, VS की स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब वेलोसिटी उन्होंने क्या लिखी थी, 1.40 प्लस माइनस 0.05। जब मैं कुछ भी 0.05 को कुछ भी ना करूं, सिर्फ ये चीज कोट करूं, तो ये है V नॉर्मल 1.40, इसी में 0.05 ऐड करूं तो लार्जेस्ट बन जाएगी, इसी से 0.05 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू बन जाएगी। ठीक है कि नहीं। अब देखें, एरर के हवाले से टीचर्स की चार पॉसिबिलिटी होती है, मुख्तलिफ टीचर मुख्तलिफ तरीकों से कराते हैं, मैं सारी बातें आपके सामने करता हूं। अब ये मैंने v की वेलोसिटी को इसको स्क्वायर कर लिया, तो ये नॉर्मल मेरे पास v स्क्वायर आ गया। बास टीचर इस तरह से करते हैं कि वो एरर इन v स्क्वायर निकालने के लिए
वी लार्जेस्ट स्क्वायर वी नॉर्मल स्क्वायर कराते हैं बच्चों से। अब इसमें क्या होगा, वी लार्जेस्ट स्क्वायर क्या है, 1.45 स्क्वायर है माइनस 1.40 स्क्वायर। जब मैंने ये किया तो इससे जो आंसर आएगा वो आता है जी 0.1425। मैं इसको 0.14 ही रहने देता हूं, राउंड ऑफ कर दिया मैंने इसको 0.14। अगर आप इसे 0.14 करेंगे तब भी आंसर मिलेंगे आपको, और अगर आप इसको 0.143 कर देते हैं राउंड ऑफ करके तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है कि नहीं, मार्किंग स्कीम में दोनों की गुंजाइश मौजूद है। जो टीचर इस तरह से कराते हैं ये भी एक तरीका है, इसे आप मेथड 1 कह सकते हैं, या आपका कह लें मेथड 1। इस तरह करेंगे तो नंबर मिल जाएंगे। बास टीचर इसे इस तरह से भी कराते हैं, एरर इन वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉर्मल स्क्वायर माइनस वी स्मॉलर स्क्वायर। इस तरह भी करेंगे तो नंबर जी मिलेंगे। नंबर क्या मिलेंगे, 1.40 स्क्वायर माइनस 1.35 स्क्वायर। तो क्या एरर आ जाएगी, आप देखें 1.4 स्क्वायर माइनस 1.35 स्क्वायर, 0.14 तकरीबन बनती है, क्योंकि ये 0.1375 है तो ये आप 0.14 आपकी बन गई एरर। ठीक है कि नहीं, इस तरह से। तो ये आपका जनाब क्या बन गया, एरर इन वी स्क्वायर। तो ये आपका इस तरह से भी होगा। अब आगे चलते हैं। आगे मैंने आपसे बताना था इस तरह करेंगे तो भी नंबर आपको मिल जाएंगे। बास टीचर जरा इस तरह करते हैं कि वो कहते हैं कि वी लार्जेस्ट का स्क्वायर माइनस वी स्मॉलेस्ट का स्क्वायर ओवर 2 कर दो। ये भी तरीका ठीक है, बुरा नहीं, ज्यादा आप कह लें वो एक ये काम करते हैं। इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर निकालें, क्या आता है, पॉइंट 14। इसमें भी कोई बुरी बात नहीं। आप मुमकिन है ये तीनों तरीके पसंद ना करें, आप कहें जी, मैं आपको मिसाल देता हूं, आप कहते हैं जी y इज इक्वल टू वी स्क्वेयर, आप कहते हैं y इज इक्वल टू वी स्क्वेयर, एरर इन y ओवर y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरर इन v ओवर v, जो आपने नॉर्मल एएस में पढ़ा था जनाब। ये लें, अब यहां पर आपको पता है 2vy, y की जगह डाल दें v स्क्वेयर, तो ये 2v डेल्टा v बन जाता है। अब इसका मतलब है ट्वाइस ऑफ एरर इन y, y जो क्या है v स्क्वेयर, एरर इन y क्या है, एरर इन y क्या है, v स्क्वेयर का एरर, इसकी वैल्यू क्या है 1.40, और ये आंसर क्या है 0.05। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो आप देखें क्या आता है 0.14। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास 4 अप्रोचेज हैं। और जो बच्चे डिफरेंशिएशन को जानते हैं, जिस तरह आपको पता है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x एंड dy इज इक्वल टू 2x dx, वो उस तरह भी कर सकते हैं कि एरर इन y इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरर इन v इनटू डेल्टा एरर, इस तरह से कर सकते हैं, एरर इन v इज इक्वल टू 2v इनटू एरर इन v, इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें, ये डिफरेंशिएशन का रूल है। और आप देखें यहां पर जो मैंने एट द एंड किया है वो डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड था। ये 5वां मेथड है, ये उन लोगों के लिए है जो डिफरेंशिएशन भी जानते हैं। अब आई होप कि आपको एरर्स के बारे में समझ आ गई होगी कि एरर्स आप कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। वापस चलते हैं जनाब, हम जो क्वेश्चन है ये देखिए आपके सामने सारा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है वी स्क्वायर। ये आपने अपने आंसर्स निकाल लेने हैं, मेरे से कंपेयर कर लेने। आपके आंसर्स अगर मेरे आंसर से डिफरेंट है तो दोबारा कैलकुलेशंस कर लें, थोड़ा सा माइनर सा फर्क हो सकता है। मुमकिन आप इन्हें जो एरर्स हैं इन्हें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना चाहें, कोई मसला नहीं। आप 0.143, 0.165,
0.173, 0.183, इस तरह करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपके एरर्स आ सकते हैं। जब आपके पास ये एरर्स, ये चीजें इस तरह से आ जाएंगी, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आप आपके सामने उस तरह से शक्ल में मैं ले आता हूं। ये देखें, ये आपके पास आ गया, ये देखें, ये आपने कैलकुलेशंस कर लेनी है। या 3 डब्बे जो सामने बने हुए हैं वो बता रहे हैं 3 मार्क्स। 3 डब्बे जो बने हुए हैं वो 3 मार्क्स हैं। उनमें से एक नंबर इन सारों के ठीक होने का है कि ये सारी वैल्यूज ठीक कैलकुलेट की गई हैं, और 2 नंबर जो हैं वो इन एरर्स के से रिलेटेड हैं और इनके सिग्निफिकेंट फिगर, और ये देख लें इनके साथ इनकी मैचिंग। आप देखें v जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर था, तो v स्क्वायर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर या 4 सिग्निफिकेंट फिगर होता है। कैलकुलेटेड डाटा रॉ डाटा के नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर या एक ज्यादा हो सकता है। चूंकि v स्क्वायर सिर्फ इस v से कैलकुलेट हो रहा है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमें इससे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर या एक ज्यादा 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख सकते हैं। पहले आप एएस में एरर सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखते थे, अब आपको इजाजत है कि आप एरर जो है वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी लिख सकते हैं, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी लिख सकते हैं, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए मेरे डेसिमल प्लेसेस वगैरह सारे मैच कर रहे हैं और रेड में मेरी एरर्स आ रही हैं, तो ये 3 मार्क्स मुझे मिल जाएंगे। ये मैंने बॉक्सेस का क्या हिसाब लिखा है ये मैं भी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में मैंने यहाँ ग्रेडियंट के लिए सिंबल M1 का इस्तेमाल किया है। M1 का सिंबल मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि आगे पेपर में अगले पार्ट में M सिंबल, छोटा m इस्तेमाल हो रहा था, तो मैंने अपने सिंबल को उससे डिफरेंशिएट करने के लिए, अभी इन ये चीजें मैं बाद में बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरा ग्राफ आप देख रहे हैं, आपने ये ग्राफ कैसा बना हुआ है। इसमें जो क्या कहते हैं, अब मैंने आपने जो तस्वीरें बनानी है ना, आपने भी 2 कलर्स इस्तेमाल करने। इसमें देखिए ये जो ब्लू से इस्तेमाल हुआ है ना, ये वाला ब्लू लाइन, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। ये क्या है? ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, और ये है वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन जो ये साथ आ रही। ये कर्सर की मूवमेंट आपको नजर आ रही है, मेरे एरो की मूवमेंट, ये जो है ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, और ये लाइन ऑफ वर्स्ट, ये वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन है। ठीक है कि नहीं? तो आप जरा नोट करें कि यहाँ पर पॉइंट्स कितने, इधर इनके मार्क्स हैं। यहाँ ये 4 नंबर हैं इस जगह के। कैसे कैसे ये नंबर 4 आपने बनाने हैं और कैसे कैसे ये बातें होनी है मैं आपको बता देता हूँ। आप जरा इधर इस जगह पर आ जाएं। इधर यहाँ पर आ जाए। अब ये चीज देखें कि यहां पर आपने सबसे पहले आपने अपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, एरर बार्स अभी नहीं बनाना। पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, ये पॉइंट्स आपने प्लॉट कर लिए, ठीक है? पहले आपने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद आपने पहला काम ये, अच्छा याद रखें, ये 6 पॉइंट्स, इनमें से 2 पॉइंट्स गलत हों तो ये पूरे पॉइंट प्लॉटिंग के सारे नंबर आपके हाथ से चले जाएंगे। यानी 6 पॉइंट में से 2 पॉइंट गलत प्लॉट हुए हुए हों तो आपके हाथ से इसके सारे नंबर चले जाएंगे, और 5 पॉइंट्स ठीक प्लॉट हों और 1 पॉइंट गलत हो तो क्रेडिट आधा हो जाता है। क्रेडिट क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है कि नहीं? ये बात जहन में रखें। अब आगे सुनते जाएं। अगली बात जो मैंने आपसे करनी थी वो क्या थी? वो ये थी कि आप इससे लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करें। लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर लें। अमूमन अमूमन पास पेपर्स में जो ये पॉइंट्स होते हैं ये खुद बहुत बड़ी परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में आ रहे होते हैं, आपको ज्यादा खेचल नहीं करनी पड़ती। लाइन ऑफ बेस्ट फिट अमूमन 99%, 95% कह लें, ये पॉइंट सारे परफेक्ट लाइन में खुद खुद आ रहे होते हैं। बड़ा ही कोई रेयर ओकेजन होगा कि एक आध पॉइंट इधर और एक आध पॉइंट इधर हो जाए, और आपको इस तरह की लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करनी पड़े जिसमें एक आध पॉइंट ऊपर एक आध पॉइंट नीचे चला जाए। ये होगा लेकिन बहुत रेयर ऐसा होता है। ठीक है कि नहीं? तो पहले आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर ली। लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करने के बाद आप यहां से एक पॉइंट ले लें और इधर से एक और पॉइंट ले लें। इन 2 पॉइंट्स में खूबी क्या होनी चाहिए? ये अदर देन योर प्लॉटेड पॉइंट्स होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए?
अदर देन योर प्लॉटेड पॉइंट्स होने चाहिए। दे शुड बी एज फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल। एज फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल में क्या मतलब है कि ये क्या कहते हैं, एक दूसरे से दूर तरीन होने चाहिए, कम से कम 2/3 ऑफ द लाइन, यानी चले अगर नजदीक आ भी जाएं इतने जरूर होने चाहिए कि ये लाइन अगर 12 सेंटीमीटर की ये लाइन है तो इन पॉइंट्स में ए और बी में कम से कम 8 सेंटीमीटर का फर्क होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इजीली रीडेबल होने चाहिए ये दोनों पॉइंट्स। इजीली रीडेबल से मुराद क्या होती है, ये देखें इस तरह से है कि कोई लाइन अगर गुजर रही है, अगर कोई लाइन ए ऐसे 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 गुजर रही है तो आप नोट करें कि ये वाला पॉइंट इजीली रीडेबल पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट इजीली रीडेबल पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट इजीली रीडेबल नहीं है, ये वाला पॉइंट इजीली रीडेबल है। इजीली रीडेबल का मतलब क्या है कि ये आप क्या इजीली से रीड कर सकते हैं। इजीली रीडेबल पॉइंट्स आपने चुन लिए। मैंने जो इजीली रीडेबल पॉइंट इस ग्राफ में चुने थे वो ऑलमोस्ट बाउंड्रीज थी। एक मेरा पॉइंट था 0.22, 1.88 और दूसरा मेरा पॉइंट था 0.46, 3.9। अब ग्रेडियंट निकाल ली मैंने, ग्रेडियंट के लिए M1 का सिंबल इस्तेमाल कर लिया इसलिए कि आगे पार्ट में जाकर इधर उसने खुद सिंबल M इस्तेमाल किया। यहां चूंकि उसने सिंबल M वो ले आया है तो फिर मुझे M1 मैंने इस्तेमाल कर लिया। ग्रेडियंट M1 के लिए क्या किया मैंने, 3.9 माइनस 1.88 ओवर 0.46 माइनस 0.22 कर लिया। तो मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया जनाब ग्रेडियंट का। सर 18.13 आ रहा है, मेरा आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अल्लाह के नेक बंदे, मेरा तो ये आंसर आ रहा है जिसको मैंने फिर 8.42 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे कैसे पता चला कि इसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? बहुत आसान होता है, वाई एक्सिस के यूनिट्स को एक्स एक्सिस के यूनिट से डिवाइड कर दें, वाई एक्सिस के यूनिट्स को एक्स एक्सिस के यूनिट से डिवाइड कर दें तो सर वो 1.88 लिखा है जी 1.88। अच्छा इसी में गलती बस सही 1.8। ये बेटा मेरा लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मामला आ गया। बेटा जब मैं पॉइंट्स प्लॉट कर चुका, ये देखिए जब मैं पॉइंट्स प्लॉट कर चुका हूं, मैंने कहा ना मैंने सबसे पहले मैंने पॉइंट्स प्लॉट करने, पॉइंट्स 6 मैंने प्लॉट कर लिए, लाइन ऑफ बेस्ट फिट मैंने ड्रॉ कर ली। अब क्या करूंगा, अब शुरू होता है एरर्स की बारी। एरर्स की बारी क्या है, 1.96 प्लस माइनस 0.14। अच्छा एक बात याद रखें कि ये वी स्क्वायर है जो प्लॉट कब हुई है, वाई एक्सिस पे प्लॉट हुई। किस पे प्लॉट हुई है, वाई एक्सिस पे प्लॉट हुई, ठीक है कि नहीं। अब मैं ये करूंगा कि मैं देखूं तो सही, अपनी आसानी के लिए मैं ये कर देता हूं कि मैं इसको डब्बों से रिलेट कर देता हूं। मैंने वाई एक्सिस की तरफ गौर से देखा तो मुझे वाई एक्सिस पर जो स्केलिंग नजर आई वो ऐसी थी। वाई एक्सिस पर जो मुझे स्केलिंग नजर आई वो 1.8, फिर यहां था 2.0 और फिर यहां था 2.2 और बीच में ये 10 डब्बे थे, 10 बॉक्सेस थे, तो और यहां पर भी 10 बॉक्सेस थे। तो मैंने ये कर लिया कि 2.0 माइनस 1.8 कितना हो गया, 0.2। इस 0.2 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, 0.02। मुझे पता चल गया कि वाई एक्सिस पर एक बॉक्स, एक डब्बा ऊपर की तरफ जो है वो 0.02 से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब मैं वापस आया, मेरे जो आंसर्स थे जो मैंने लिखे हुए थे 1.96, 2.40, 2.72, वो जो वी स्क्वायर की वैल्यूज हैं, ये वी स्क्वायर की सारी वैल्यूज हैं जो मैंने कैलकुलेट की हैं, मैं दोबारा आपके सामने लिख रहा हूं। इनके साथ 0.14, 0.16, 0.17 प्लस 0.18 प्लस माइनस 0.19 प्लस माइनस 0.20। मैंने कहा 0.02 जो है वो एक डब्बे के बराबर है, तो 0.14 कितने डब्बों के बराबर होगा। मैंने 0.14 को 0.02 से डिवाइड कर दिया, 0.14 को 0.02 से डिवाइड कर दिया, जवाब आया 7 बॉक्स। तो मैंने यहां लिख लिया 7 बॉक्स अपने लिए आसानी के लिए। मैंने कैमरे वाले को नहीं दिखाने, मैं छोटा सा पेंसिल के साथ यहां लिख लूंगा। 0.16 को मैंने डिवाइड किया 0.04 से, तो आया 0.02 से, तो 8 बॉक्स आ गया।
इसको डिवाइड किया 0.02 से तो 8.5 बॉक्स आ गया, इसको डिवाइड किया 0.02 से तो 9 बॉक्स आ गया, 0.19 को डिवाइड किया 2 से 0.02 से तो आ गया 9.5 बॉक्स, और 0.2 को डिवाइड किया 0.02 से तो 10 बॉक्स आ गए। ये देखिए, ये मैंने साथ लिखे हुए भी थे, यहाँ देखें ये लिखे हुए भी हैं, ये लिखे हुए मैंने अपनी आसानी के लिए लिख लिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो ओरिजिनल जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे स्कैन भेजा है उस पर भी मैं दिखा सकता। अब मैंने क्या किया, अब जनाब आपने तो ये पेंसिल से करना होता है ओरिजिनल पेपर में, लेकिन मैंने आपको मार्कर से इसलिए करके दिया कि ज़ाहिर है मैंने आपको कैम स्कैन करके वो तस्वीर भेजी है व्हाट्सएप पे, तो उसमें मेरा दिल था कि आपको वो वाजिया नजर है। मैंने क्या किया, पहली रीडिंग, और देखिए एरर्स जो हैं ये चूंकि वाई एक्सिस की क्वांटिटी में है तो मेरे जो एरर बार्स होंगे वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होंगे। मैंने पहली रीडिंग में 7 डब्बे ऊपर गिन के ऐसे एक निशान लगा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे ऊपर, 7 डब्बे नीचे करके ये निशान यूं लगा लिए। ये एरर बार्स हैं, ये क्या है, एरर बार्स हैं। फिर मैंने इस पे भी 8 डब्बे ऊपर 8 डब्बे नीचे यूं निशान लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह करके, और फिर मैंने इस पे 8.5 बॉक्स और इस पे 8.5 बॉक्स ऊपर लगा दिए। इसमें मैंने 9 बॉक्स का निशान, 1 2 3 9 बॉक्स नीचे 9 बॉक्स ऊपर। इसके साथ भी मैंने क्या किया, 9.5 बॉक्स इधर 9.5 बॉक्स ऊपर, इस पे 10 बॉक्स ऊपर और 10 बॉक्स ऊपर, इस तरह कर दिया। ये है मेरे एरर बार्स। बेटा इस पेपर में ये जो मैंने क्वेश्चन आपको पेपर दिया है इसमें एरर बार्स बड़े बड़े थे, इसमें एरर बार्स क्या थे, बड़े बड़े थे। बास्कत एरर बार्स बड़े छोटे छोटे भी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि प्लॉट करने मुश्किल हो जाते हैं, यानी वो इतने छोटे होते हैं कि ये क्वांटिटी और हाफ बॉक्स ऊपर और हाफ बॉक्स नीचे आपने निशान लगाना होता है। और बास्कत आप इस तरह होता है 1/3 ऑफ द बॉक्स अब ऊपर जाते हैं, 1/3 ऑफ द बॉक्स अब नीचे जाते हैं, बहुत ज्यादा गलती करने का इम्कान हो जाता है। तो कोई बात नहीं। और बास्कत इस तरह होता है कि क्वांटिटीज इस तरह प्लॉटेड होती हैं, किसी का एरर बार छोटा होता है, अगले का बड़ा, अगले का उससे बड़ा, और फिर इस तरह हो रहे होते हैं। तो यानी मीन्स के आपको इसमें मुख्तलिफ ट्रेंड्स नजर आएंगे। कभी ऐसे भी होगा कि हॉरिजॉन्टल एरर बार्स होंगे, बास दफा बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और बास का बड़े छोटे छोटे भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप इस तरह के एरर बार्स के साथ आपका पाला पड़ेगा। अब आपने नोट किया कि मैंने पहले लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ की, लाइन ऑफ बेस्ट फिट की ग्रेडियंट निकाल ली, उसके बाद मैंने एरर बार्स इजाफा किया। जो आप मुझे पेपर करके भेजेंगे आप उसमें कलर्ड पेन्स यूज करेंगे, पतले कलर्ड पेन यूज करेंगे, क्योंकि जाहिर है मुझे पेंसिल से किया हुआ वर्क तो नजर नहीं आएगा, और आप अपने पेपर को पहले खुद चेक करेंगे मेरे पेपर के साथ। तो जो मैं आपको 5 क्वेश्चन 2 का होमवर्क दूंगा अभी, आज कल में 2-3 दिन में लॉन्च हो जाएगा वो ग्रुप में, तो उसमें मैंने भी क्वेश्चन वो किया हुआ होगा, मेरा भी सोल्यूशन आपके पास होगा, आपने अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन के साथ कंपेयर करके मुझे देना है, ऐसे ही नहीं उठा के दे देना, क्योंकि मैं अब आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए वहां नहीं बैठा हुआ कि मैं वहां प्रिसाइजली मैं आपकी कैलकुलेशन भी देखूंगा। आपको पता है मैंने आपके जो पेपर 1 चेक किए हैं, मुझे कम अज कम भी, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, कंप्यूटर पे चेकिंग इवन और ज्यादा डिफिकल्ट होती है। पहले वो आप एडोब एक्रोबैट खेलें खोलें और उसमें टूल्स में जाएं और वो टिक के वो सिंबल्स वगैरह सारे यूज करें, वो लगा के मुझे आपके तकरीबन 100 पेपर में चेक कर चुका हूं अब तक, तो मुझे तकरीबन आप कह लें 15 या 20 घंटे लगे हैं जो मैंने आपके सारे पेपर चेक किए। तो अब ये चीज आपने पहले खुद चेक करनी है, मैं अपने सोल्यूशन के साथ अपना सोल्यूशन आपने कंपेयर। अब क्या करना है आपने, ये जो इसकी ये वाली जो टिप है, ये वाली जो टिप है और जो इसकी ये वाली जो टिप है, इसको मिलाना है। ये वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन आपकी बन गई। क्या बन गई आपकी? वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन आपकी ये बन गई। इसको दोबारा देख लें, मैं बना देता हूं कि ये देखिए 6 पॉइंट्स हो गए आपके, ये 6 पॉइंट्स है, ठीक है कि नहीं? इसमें ये इस तरह से एरर बार्स आ गए, ये, और उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ आपने लगाना है मैच करना, ठीक है? आप अगर चाहें तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ भी मिलवा सकते हैं। मैंने एक दो टीचरों को देखा है कि वो दोनों ग्रेडियंट्स, वर्स्ट एक्सेप्टेबल दोनों ही इस्तेमाल करवाते हैं।
बहरहाल वो उसमें कोई बात नहीं, अपनी अपनी उनका एक हर फिलॉसफी है, ये दोनों भी इस्तेमाल करना बुरा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा बुरा है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कराता कि बच्चे ने ऑलरेडी वो अगर एक जगह लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बना रहा है, फिर एक वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन ऊपर भी बनाएगा, तो फिर वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन नीचे भी बनाएगा, तो काफी गंद हो जाएगा। लेकिन जो ये तीनों बनवाते हैं वो समझे दे ट्राई टू बी मोर एक्यूरेट, और ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, मैं इसको मतलब पसंद करता हूँ कि उनकी एक अच्छी एफर्ट। अच्छा, अब बात यह है कि जनाब आपने वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन ड्रॉ कर ली, और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन ड्रॉ करके उस पर भी पॉइंट रेड ऑफ कर लिए। उसमें मेरा केस में ग्रेडियंट आ रही है 3.88 माइनस 2.0 ओवर 0.44 माइनस 0.244, मेरी आ रही है 9.59 आ रही। और फिर एरर इन ग्रेडियंट, अब देखें ग्रेडियंट को मैं M1 से जाहिर कर रहा हूं, M1 डैश माइनस M1 नॉर्मल 9.59 माइनस 8.42, तो ये एरर आ गया जनाब 1.17, ठीक है कि नहीं। और फिर आप उसे कोट कर देंगे और 8.42 प्लस माइनस 1.17। अच्छा, मार्किंग स्कीम में अगर इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, अगर इसकी वैल्यू मार्किंग स्कीम में नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है कि इसकी कोई भी वैल्यू हो, उन्होंने लिखा हुआ इफ ही हैज कैरिड आउट दिस स्टेप ही विल गेट मार्क्स, और उसमें उन्होंने ये वाली वैल्यू कोट नहीं की हुई, तो आपको इस स्टेप करने के मार्क्स मिलेंगे, भले आपकी ये एरर इन ग्रेडियंट वो ना हो जो एग्जामिनर की है। तो मार्किंग स्कीम में जो वैल्यूज उन्होंने नहीं दी हुई, जो जो जिन चीजों की वैल्यूज उन्होंने लिखी ही नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि ये स्टेप अगर उठा हुआ है तो बच्चे को नंबर दे दें, तो उसका मतलब है कि वो बच्चे के उस स्टेप के उठाने के, उसके प्रोसीजर के कैरी आउट करने के नंबर उसे दे रहे हैं, और वो जो भी फिर वैल्यू हो। बहरहाल उन्होंने ग्रेडियंट के बारे में बड़ा वाजिया कहा है कि द ग्रेडियंट शुड बी अराउंड 8.4, तो मेरी आ रही है, मेरी 8.42 आ रही थी ओरिजिनल, मगर उन्होंने वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन की ग्रेडियंट नहीं दी और एरर के बारे में बात नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि अगर ये सारा प्रोसीजर करके बच्चे ने एरर साथ लिखी हुई है तो उसको नंबर आप मिलेंगे। इसका मतलब है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस। जी, क्वेश्चन क्या आया है जनाब, इंशाल ने पूछा है, सर इन द असाइनमेंट शुड वी शो ऑल आवर वर्किंग स्पेशली व्हेन कैलकुलेटिंग द एरर बार्स फॉर द ग्राफ। नहीं बेटा नहीं, क्योंकि अब आप देखिए अगर आप बहुत सारी अपनी सारी वर्किंग शो करेंगे तो क्या कहते हैं थोड़ा मसला हो जाएगा। आप इतना कर सकते हैं कि आप अपना रफ वर्क इधर कहीं कर लें, इस जगह कर लें, उसी के ऊपर ही कर लें तो अच्छा है। उसका फायदा ये होता है कि एग्जामिनर के पास कम से कम एक रिकॉर्ड जरूर होता है कि इस बच्चे ने ये काम किया। सर इधर नीचे जहां क्वेश्चन एंड हो रहा है या यहाँ साथ कोई ब्लैंक पेपर है उस पर कर जरूर लें, कहीं और ना करें, और उसको इधर बीच में कॉलम्स में भले शो ना करें, भले यहां ना शो करें, यहां ना शो करें, लेकिन अगर एग्जामिनर दिलचस्पी लेके मैं देखूं तो सही इस बच्चे ने तो वो आगे पीछे अदर देन द क्वेश्चन जो ब्लैंक स्पेस पेपर में अवेलेबल है वहां वो वर्किंग सारी हुई हुई हो, आपका रफ वर्क भी उसी पेपर पर हुआ हुआ हो, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि अच्छा इसी पेपर के ऊपर सारा रफ वर्क अवेलेबल है अगर वो इंटरेस्टेड है। मगर इनके बीच के कॉलम्स के अंदर सारा कुछ ना ढूंढ, उससे फिर बहुत जरा मसला हो जाता है। हाँ, अच्छा, अब असाइनमेंट में ये है कि असाइनमेंट में आप मुझे साइड पे छोटा सा कहीं कर दें तो अच्छा है। क्वेश्चन पेपर जब आप प्रिंट लेंगे तो ज़ाहिर है उसके कुछ स्पेसेस उसमें खाली होंगे, आप भी उसमें कर दीजिएगा एज इफ यू आर गोइंग इन द फॉर द पेपर, ठीक है कि नहीं। क्योंकि अगर आप वो वर्किंग नहीं करेंगे तो बहुत सारे बच्चे मेरे ही आंसर छाप के लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काम से जान छुड़ाने की जिनकी तबीयत है, वो ना मतलब कोई भी काम करें। इसमें बेटा ये होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये है कि आप कोशिश करें, आस्ता आस्ता मैं आपका काम चेक करके फिर आपको बताता रहूंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किस किस जगह पर किस तरह से कितने इंपॉर्टेंट थे, कहाँ नहीं इंपॉर्टेंट थे, वो थोड़ा सा हो जाएगा। अभी सिर्फ ये याद रखें कि अगर कोई क्वांटिटी 3 सिग्निफिकेंट फिगर की और आपने उस क्वांटिटी को यूज करके आगे कैलकुलेशंस की हैं तो वो कैलकुलेशंस भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर की होनी चाहिए। और अगर आपने कोई क्वांटिटी किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की है तो जो इंस्ट्रूमेंट के सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जो एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट की है उस एक्यूरेसी की हद तक आप जाएं। अच्छा जी, अब आप वापस आ जाएं, आप जरा ग्राफ दिखाएं इनको जो वो उस पे है स्कैन, जो आपको कॉपी भेजी गई है। ये देखिए ये सारा ग्राफ आपके सामने बना हुआ है।
इसमें एरर बार्स प्लॉटेड हैं। लकीली एरर बार्स जो हैं वो काफी बड़ी हैं, क्योंकि एरर बार्स बड़ी आ जाए तो वो आपके लिए जरा आसान होती है प्लॉट करना। और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन जो होती है वो क्या कहते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट से वो होती है। अब आप देखें यहाँ पर आ जाए जनाब, इस पे द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद, और उन्होंने कहा जी कि मुझे ग्रेडियंट को आप इस्तेमाल करें और ग्रेडियंट को इस्तेमाल करके आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालें। तो वैल्यू मैंने निकाल दी आपके सामने, ये वाली वैल्यू थी। इसमें जो h की वैल्यू है वो है जो उन्होंने दी है, और यहाँ मैंने ग्रेडियंट की वैल्यू इस्तेमाल की है जो मेरी आई है 8.4, और वो मैंने यहाँ पुट करके ये मैंने आंसर निकाल दिया। मुझे इसका 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, आपने एरर नहीं लिखा जी, एरर नहीं लिखा। एरर मैंने इसमें इसलिए नहीं लिखा कि इसी का एरर उन्होंने आगे पूछा हुआ है। जब उन्होंने इसका एरर अगले पार्ट में पूछा हुआ है और यहाँ पर 2 नंबर नहीं दिए हुए, तो इसका मतलब है कि मैंने इसका एरर अगले स्टेप में कैलकुलेट करना है। तो जी मैंने वो अगले स्टेप में कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो ग्रेडियंट टाइम्स हाइट अंडर रूट है। आप पूछ सकते हैं सर कि ये आपने एक्सप्रेशन कहाँ से निकाली है, ये वाली एक्सप्रेशन जो आप यहाँ यूज कर रहे हैं। आपको पता है 2g/z ग्रेडियंट, 2g/z क्या था, ग्रेडियंट था। 2g/z ग्रेडियंट था, इसलिए मैंने उसे रिप्लेस किया। और खुद उसने कहा है कि यूजिंग योर आंसर टू C3 ग्रेडियंट का वाला जगह है जहां आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मैंने g की वैल्यू नहीं पुट करनी, मैंने z की वैल्यू नहीं पुट करनी, मैंने पूरा 2g/z की जगह ग्रेडियंट से रिप्लेस करनी है, और ग्रेडियंट जो मेरी आई है 8.4 मैंने वो पुट करनी। और अब मैंने इस तरह से, अब यहां पर मैं 2-3 तरीकों से एरर्स कैलकुलेट कर सकता था। एक मैं इस तरह से कर सकता था कि मैं इसमें जो है ना वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन की ग्रेडियंट पुट करता, h.7 पुट करके एक v की वैल्यू निकाल लेता, उस v की वैल्यू उसमें से ये वाली v की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करता, तो मेरे पास एरर इन द वैल्यू ऑफ v आ जाता, और एरर इन द वैल्यू ऑफ v ऊपर रखकर नीचे v रखकर इनटू 100 कर देता। लेकिन वो मैंने यहाँ नहीं किया, मैंने यहाँ पर वो जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला था वो इस्तेमाल किया। h में तो एरर थी कोई नहीं, ग्रेडियंट में एरर थी, वो साथ मैंने उसकी पावर यहाँ लिख ली, और ये चीज मैंने आपके सामने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ली है 6.95। बेटा किसी ने पार्ट 2 के बारे में कुछ पूछना है तो डी के पार्ट 2 के बारे में किसी ने कोई बात पूछनी है, अगर कहते हैं तो मैं ज्यादा वजाहत कर देता हूँ दूसरे कैमरे को इस्तेमाल कर, या ठीक है यहाँ पे। बेटा डी के पार्ट 2 के हवाले से किसी को कोई रिजर्वेशन है तो मैं बता देता हूँ, मुझे बता दें। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब यहां पर देखें, यहां पर एक और नई चीज इंट्रोड्यूस की, इक्वेशन पहले नहीं इंट्रोड्यूस की गई। ये z इज इक्वल टू 1 प्लस k ओवर mr² है। अब मैंने z को रिप्लेस किया, किस से रिप्लेस किया मैंने z को, आप ये चीज देखें, वापस चलें, आपको ये बात पता है, एक मिनट है, यहां देखें, इससे जरा गौर से देखें, 2g/z m के बराबर है, 2g/z m के बराबर है, तो फिर z किसके बराबर होगा, z 2g/m के बराबर होगा, 2g/m1 के बराबर होगा, m1 ग्रेडियंट। z अगर 2g/z m1 के बराबर है तो z किसके बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप कहते हैं तो मैं ये वर्किंग आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ये देखें 2g/z जो है वो m1 के बराबर है, 2g/z, ये देखें 2g/z जो है वो m1 के बराबर है, ठीक है। तो z किसके बराबर है, 2g/m1 के बराबर। अब उसने मेरे साथ मुझे कहा क्या है, उसने एक टोटली नया एक फार्मूला पेश कर दिया, z इज इक्वल टू 1 प्लस k/mr²। तो मैंने इस z को रिप्लेस किया 2g/m1 से। 2g ग्रेडियंट के लिए m1 का सिंबल इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसने भी एक m इस्तेमाल किया हुआ है, वो m मास के लिए ला रहा है और मुझसे k की वैल्यूज कैलकुलेट कराना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या करता हूं, 2g/m1, ये वाला 1 इस ब्रैकेट यहां से हटा देता हूं, इस ब्रैकेट के हटाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। ये 1 इधर ले आया तो ये k/mr² हो गया। अब इस mr² को यहाँ डिवाइड कर रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2g/m1 माइनस 1 mr² इज इक्वल टू k। तो अब मेरे पास k को मैंने सब्जेक्ट बना लिया। मैं इसमें
लाइन ऑफ बेस्ट फिट की ग्रेडियंट पुट करूंगा तो के की मेरे पास नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन की ग्रेडियंट पुट करूंगा तो के की एरर वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर उस एरर वाली वैल्यू में से के माइनस कर दूंगा, या के में से वो एरर वाली के माइनस करके एरर इन के निकालूंगा और उसे साथ कोट कर दूंगा। ये होगा मेरा तरीका। इसके साथ ही मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आए जरा देखें सोल्यूशन। जी, इसके नीचे चलें आप। ये देखें, ये क्या कहते हैं, वही वाला मैंने किया आपके सामने। मैं कर्सर की मूवमेंट्स यूज करता हूं। सबसे पहले मैंने के को सब्जेक्ट बनाया, के को सब्जेक्ट बनाया। ग्रेडियंट को m1 इसलिए कहा कि वो m मास के लिए हम इस्तेमाल कर रहा था। अब इसलिए आप पूरा पेपर पढ़ लिया करें। अगर उसने सिंबल छोटा m इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो फिर आप अपनी ग्रेडियंट को m नहीं कहें, फिर m1 कह दें, या मतलब m1 या m2 कह लें। इस तरह से करके अपने आप को उसके तरीके से बचा लें। ये कर लिए। यहाँ पर मैंने g की वैल्यू 9.81 दी हुई है उसने। शुक्र है उसने g के साथ एरर नहीं दिया, मास के साथ एरर नहीं दिया। अगर वो इनके साथ भी एरर दे देता मैंने और मुसीबत में फंस जाना था। मेरी कैलकुलेशंस और लंबी हो जानी थी। कैसे लंबी होनी थी वो मैं बाद में बताऊंगा, जब कोई और पेपर आएगा जिसमें इन वैल्यूज के साथ एरर्स होंगी। आर की वैल्यू है, शुक्र वो भी बगैर एरर के उसने कोट कर दी। मैंने ये सारी कोट कर दी। यहाँ पर मैंने m1 ग्रेडियंट ऑफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट कोट कर दिया और लिख दिया। उससे मेरे पास के की ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है कि नहीं है? उसके बाद आगे फिर मैंने के डैश जो है निकाला। के डैश वो है जिसमें मैंने लाइन ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन की ग्रेडियंट पुट की, तो मेरा ये आंसर आया। इसमें से मैंने इसे माइनस किया, माइनस करके वो मेरा एरर आ गया, मैंने राउंड ऑफ करके साथ लिख दिया। मुझे कैसे पता चलेगा के का ये यूनिट है? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे कैसे पता चलेगा के का क्या यूनिट है? आप देखिए, इधर देख लें, ये 1 है, 1 का तो कोई यूनिट नहीं। इसका मतलब है इस पूरी क्वांटिटी का भी कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि एक वो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो सकती है जिनका कोई सेम यूनिट हो। अगर इसका कोई यूनिट नहीं है तो फिर इसका भी कोई यूनिट नहीं। अच्छा, अगर इसका कोई यूनिट नहीं है तो डिनोमिनेटर का यूनिट क्या है? केजी मीटर स्क्वायर। तो फिर ऊपर वाले का यूनिट भी केजी मीटर स्क्वायर होगा। वो कट जाएगा तो फिर नो यूनिट बनेगा। वो नो यूनिट वाली क्वांटिटी के साथ ऐड हो जाएगा। और यूं मैंने प्लॉट कर दिया। अब जब मैंने मार्किंग स्कीम खोली उसमें ये वाला एरर नहीं दिया हुआ था। एरर इसका मतलब ये है कि ये आप जब के डैश निकाल कर माइनस करके कोट कर देते हैं, ये वाला आपका आंसर कुछ भी हो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर ये आपकी अपनी वर्किंग के हिसाब से जो भी इसके आंसर आते हैं वो आपको मिलेंगे। अगर मार्किंग स्कीम में 7.5 अगर दिया हुआ, मार्किंग स्कीम में अभी खोलता हूँ आपके सामने, देखता हूँ मार्किंग स्कीम में के का वैल्यू, के के वैल्यू के बारे में हमने कहा कि जी के शुड बी इन द रेंज ऑफ 7.2 टू 7.8 इंटू 10⁻⁴। तो मेरा तो जी आ रहा है के आ रहा है, लेकिन आगे आगे एरर इन के की वैल्यू नहीं दी उन्होंने। जब उन्होंने एरर इन के की वैल्यू नहीं दी, सिर्फ इस प्रोसीजर के नंबर दिए हुए हैं आगे, इसका मतलब है आपका ये आंसर तो उनके जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है, रेंज दी है, उसमें आना चाहिए। उन्होंने बताया कि वो 7.2 से लेके 7.8 के बीच में होना चाहिए। माशाल्लाह हमारा बिल्कुल मिडल में आ रहा है। और इस आंसर की ये जो एरर है, ये एरर मैंने कैसे निकाली है? इसमें से ये माइनस करके, ये फिर आप बस आपने प्रोसीजर पूरा कैरी आउट किया हो। अब आपका ये वाला वैल्यू जो मर्जी हो, हाँ इतनी बेहंगम नहीं हो कि बहुत ही बड़ी हो जाए, जीबो गरीब हो जाए, वो ना हो, लेकिन ये जो कुछ भी होगी तो उस पर आपको नंबर मिल जाएंगे। जो एरर की जो चीज, जिस चीज की वैल्यू उन्होंने मार्किंग स्कीम में कोट नहीं की, इसका मतलब है आपने अगर उसकी जो भी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है वो आपको मार्क्स मिलेंगे। बेटा दिस ब्रिंग्स आवर दिस डिस्कशन टू एन एंड। तो मैंने आपको बता दिया कि पेपर 5 का क्वेश्चन 2 के मैं आपको 5 असाइनमेंट्स दूंगा, और पेपर 1 की 4 दे चुका हूं, एक और दूंगा, और सारी जो है वो मैकेनिक्स से रिलेटेड ही होंगी। फिलहाल हम कोई भी और टॉपिक डिस्कस नहीं करें। मैंने आपको बता दिया, ऐसा मत समझे कि मैं यूनिलैटरल चीजें करा रहा हूं। मैं जब लाइट के एक्सपेरिमेंट्स करूंगा तो फिर लाइट के ही करूंगा, जब साउंड के करूंगा तो फिर साउंड के ही करूंगा। मैग्नेटिज्म के एक्सपेरिमेंट जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे तो तब करूंगा मैग्नेटिज्म के साथ, उस वक्त ही उसका मजा है। जिस तरह पेपर 1 में 2-3 ट्रांसफार्मर के बड़े अच्छे क्वेश्चन 1 आए हुए हैं, मगर मजा तब है कि उनको ट्रांसफार्मर के टॉपिक के साथ जोड़ के ही पढ़ें। इसी तरह से ईएमएफ इंडक्शन के बड़े प्यारे प्यारे 2-3 क्वेश्चन 1 है, तो वो मजा तब है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ रहे हो तो उसके साथ उसको जोड़ के पढ़ें। ठीक है कि नहीं? तो वो उस वक्त ही कराए जाएंगे। हीट से रिलेटेड एक दो ही आए हुए हैं, वो उसी वक्त हम करेंगे जब हम, अल्लाह ने चाहा तो हीट हम पढ़ रहे होंगे।
तो यहाँ पर क्लास एंड हो जाती है। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।